हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू द चैनल। मेरा नाम अक्षय जुनेजा है और मैं एक फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जबलपुर से। तो बेसिकली आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको केमिस्ट्री कैसे पढ़ना चाहिए नीट के लिए। कोई स्पेसिफिक स्कोर का टारगेट नहीं है, आप सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ो, अपने आप आपका स्कोर जितना आपको चाहिए होगा मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम बेसिकली एक यूनिट वाइज एनालिसिस बनाएंगे, एक करेक्ट वे टू अप्रोच बनाएंगे ओवरऑल जनरली, ठीक है। फिर आने वाले दो वीडियो और आएंगे केमिस्ट्री पे, जिसमें हम चैप्टर वाइज कैसे इस चैप्टर को पढ़ना है वो देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम अक्षय जुनेजा है। तो जैसे कि मैंने कहा, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं एमबीबीएस स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ और एमबीबीएस के जो करिकुलम में जो वीडियोस हैं, जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ाता हूँ। तो रिसेंटली अभी का जो नीट 2021 का जो पास आउट, मतलब अभी जिन्होंने एग्ज़ाम दी, तो कई जूनियर्स के भी मेरे पास मैसेज आए कि दे कैन हेल्प मी इन दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, जिसमें मैं नीट यूजी के स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ कंटेंट पढ़ाऊँ और साथ साथ जो भी अपनी तरफ से मैं गाइडेंस दे सकता हूँ मैं गाइडेंस दूँ। तो इसी के लिए मैंने ये नया चैनल शुरू किया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड इफ़ आपको कोई भी आगे क्वेरी होती है सो यू कैन पोस्ट इट हियर, माई टीम विल गेट टू इट। सो नाउ वी विल स्टार्ट दैट हमको केमिस्ट्री पढ़ना कैसे है, राइट। तो एक कोई मैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले एक ही चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि गाइडेंस आप सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से अटेन कर सकते हैं, और डायरेक्शन आप सिर्फ तभी पा सकते हैं जब आप उस राह पे चलते रहेंगे पेशेंस के साथ, राइट। सो आज यदि मैं इस लेवल पे हूँ कि मैं आपको कुछ गाइड कर सकता हूँ, तो वो सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि मैंने इस फील्ड को समझा है। और आपको यदि केमिस्ट्री को मास्टर करना है या कोई भी सब्जेक्ट या नीट में सिलेक्शन भी लेना है, तो आपको सबसे पहले एक पाथ फॉलो करना पड़ेगा और उस पर आपको पेशेंस के साथ कंसिस्टेंटली चलते जाना है। चाहे थोड़ा थोड़ा चलिए, रणबीर कपूर बोलता है ना, मैं रेंगना चाहता हूँ, मैं बस रुकना नहीं चाहता, ओके। तो आपको रुकना नहीं है, आप पेशेंस के साथ फॉलो करिए। जो भी स्ट्रेटेजीज आप पढ़ लो, जो भी डायरेक्शन आप गाइडेंस ले लो, पर आप इतने सारे डायरेक्शंस में अगर लॉस्ट हो जाओगे तो यू विल नेवर बी एबल टू रीच योर डेस्टिनी, राइट। सो नाउ लेट्स बिगिन द प्रॉपर वीडियो। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम पेपर का एनालिसिस। अब मैंने नीट दी थी 2017 में, जब एनसीईआरटी से बाहर भी काफ़ी चीज़ें आती थी, पेपर लेवल अच्छे हुआ करते थे। 2017 से चीज़ें डाइल्यूट होना शुरू हुई हैं। तो मैंने जो अभी का रीसेंट एनालिसिस है ये थोड़ा पता किया है। नीट 2020 में 45 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में से आते हैं, उसमें से फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का ये वेटेज है, जिसमें आप देख सकते हैं इनऑर्गेनिक और फिजिकल लगभग बराबर है। पर इसका ट्विस्ट कहाँ है, नीट 2021 में, जब आपको पता है 50 क्वेश्चन कर दिए गए थे हर सब्जेक्ट में, ऑप्शनल वाला आपको पता ही था। तो उसमें हमने देखा कि जो इनऑर्गेनिक है उसके 19 क्वेश्चंस हैं, राइट। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब एक मैसेज भी है और एक आप लोगों के लिए अच्छा भी है। तो अच्छा क्या है, इनऑर्गेनिक पैराडॉक्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक पैराडॉक्स मतलब क्या है कि आप केमिस्ट्री का पेपर बिना इनऑर्गेनिक के हिला ही नहीं सकते। अगर आपका इनऑर्गेनिक अच्छा स्ट्रांग है तो आपका सिलेक्शन भी होगा, रैंक भी आएगी। अब केमिस्ट्री मेरे हिसाब से नीट के स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि क्या होता है कि नीट के स्टूडेंट्स का जनरल डिक्टम क्या है, बायोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग, 300 के ऊपर काफ़ी लोग ले आते हैं। फिजिक्स कई लोगों को बहुत डर लगता है, 100 के नीचे चलते हैं। केमिस्ट्री इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर। अगर आपका केमिस्ट्री, एक चीज़ स्कोर करना बहुत आसान है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में अगर आपके कैलकुलेशंस आ भी गए तो फिजिक्स जितने टफ नहीं आएंगे। तो केमिस्ट्री में स्कोर करना आसान है और यही आपका सिलेक्शन भी करेगा और यही आपकी रैंक भी लेकर आएगा। अगर आपको सिलेक्ट होना है, आप 140 130 टारगेट करते हैं, और अगर आपको रैंक लाना होता है तो आप ऑब्वियसली 170 175 भी टारगेट कर सकते हैं, और ये अचीवेबल है, बिल्कुल अचीवेबल है, राइट। तो इसलिए केमिस्ट्री पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और केमिस्ट्री में बात आ जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब बायो वालों का क्या होता है, याद करने का बहुत अच्छा मेमोरी होता है, राइट। तो इंजीनियरिंग वाले ज़रूर इनऑर्गेनिक से परेशान रहते हैं। मेरे टाइम पे भी जो मेरे दोस्त थे इंजीनियरिंग वाले, वो इनऑर्गेनिक को देख के रोते थे, है ना। बट बायो वालों को भी वैसे रोना तो आता है, हर किसी को रोना आता है, बट ये आपकी स्ट्रॉन्ग पावर है तो आप उसको याद करने की सोचिए, ठीक है। इनऑर्गेनिक में समझने का ज़रूर है, बट उसको याद रखना एट दी एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये एक प्रकार से आपके लिए अच्छा भी है कि आपको फिजिकल बहुत टफ नहीं पूछी जा रही है। तो आपका जो फिजिक्स वाला आपको कहीं किन लोगों को डर भी लगता हो, तो वो चीज़ आपको इसमें नहीं डरना है, राइट। तो अब हम देखेंगे और फर्दर एनालिसिस। तो फर्दर एनालिसिस ये देखा गया कि 11th और 12th ग्रेड में पेपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो लगभग लगभग इक्वल था 2020 में। 2021 में काफ़ी मुझे ड्रास्टिक चेंज दिखा कि 28 क्वेश्चन से 12th ग्रेड से, राइट। सो अब अगर इसका आप एक कंक्लूजन बनाना चाहें तो क्या है, तो देखो इसमें कंक्लूजन बस इतना सा है
कि ऑल्दो ऐसा लग रहा है कि 12th में ऑब्वियसली ज़्यादा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से अपने लिए मैसेज लीजिए कि 12th में देखो हर कोई अच्छे से पढ़ना शुरू कर देता है, राइट। तो 12th सबका स्ट्रांग होता है, बट जिसके बेसिक स्ट्रांग है उसकी बिल्डिंग ऑब्वियसली स्ट्रांग बनेगी, राइट। तो आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 11th को स्ट्रांग बनाना है, तब जाके आपकी 12th अच्छी बनेगी, तब जाके आपकी केमिस्ट्री निकलेगी, राइट। तो एक वेटेज आप ये चीज़ को दिमाग में रख सकते हैं, जब भी आप रिवाइज करें आप पहले हाई वेटेज चैप्टर्स जो कि आपको मैं बता दूंगा उस पर फोकस करें, 12th ग्रेड हो 11th ग्रेड हो, और फिर उस हिसाब से काम करें, राइट। सो अगला कंसेप्ट ये हो गया। फिर अगला एनालिसिस है कि हाउ टू अप्रोच द सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब सब्जेक्ट्स तो आपको पता है, जो 3 आपके यूनिट्स हैं, अब उनको अप्रोच कैसे करें, राइट। सो सबसे पहले हम समझेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में एक चीज़ ही बस ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो फिजिक्स है, बट थोड़ी ईजी प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। इतने टफ कंसेप्ट नहीं है, फॉर्मूलेज लिमिटेड है, लिमिटेड उनका एप्लीकेशन है, आपको एकदम से कोई नया थ्योरम डिराइव करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बढ़ानी है, ठीक है। सॉल्विंग प्रॉब्लम की जो आपकी स्किल होती है वो बढ़ानी है। तो आप कैसे बढ़ाओगे, आप स्टार्ट करोगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल से। आपने बस एक बार थ्योरी पढ़ी एनसीईआरटी की कोई भी चैप्टर की, आप उसके बाद उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल करना शुरू करो, कोई भी बुक से, जो भी बुक आपके पास हो, आपके कोचिंग का मटेरियल हो, कुछ भी हो, आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व करो। फिर उसके बाद आप उसके अनसॉल्व क्वेश्चंस पे जाओ, जैसे आप स्टैंडर्ड तरीके से जाते हो, ओके। बट क्या इंपॉर्टेंट है कि जो आपके फॉर्मूलाज हैं, अगर आप 12th में हो, आप रिवाइज कर रहे हो, तो आपको फॉर्मूलाज डेली रिवाइज करने हैं या एटलीस्ट थ्राइस अ वीक रिवाइज करने हैं, ताकि आप उनको याद रख सको, राइट। और फॉर्मूलेज आप कैसे कोई कोचिंग के मॉड्यूल में से याद करोगे क्या कि ये फॉर्मूलेज बने हुए, नहीं। फॉर्मूले हमेशा खुद की हैंडराइटिंग में एक चार्ट बनाओ और उसको दीवार पे चिपकाओ या एक फाइल में अटेस्ट करके उसको पलटाओ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला आप जब तक कोई भी बुक से कर लोगे आपको कभी याद नहीं होगा, आप लिख के रख सकते हो। आप एक बार लिख के देखो, आपको फॉर्मूले हमेशा याद रहेंगे। एंड एट द एंड व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि रूट ऑफ द कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे मैंने आपसे कहा कि फिजिक्स में एक ही कंसेप्ट मैं आपको दूंगा, एक फॉर्मूला दूंगा, उससे आप 10 टाइप के क्वेश्चन बना सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री में यूजुअली 4-5 टाइप से ज़्यादा आप नहीं बना सकते, राइट। तो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है कि यार यही कंसेप्ट लगना है, तो आप कैसे भी करके क्वेश्चंस में से भी वैल्यू पुट अप करोगे ना, तो आपका ऑप्शंस में मैच हो जाएगा, राइट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रूट प्रॉब्लम को समझो। थ्योरी आप एनसीईआरटी की पढ़ो बस 1 से 2 बार, थ्योरी बार बार 4 बुक से मत पढ़ो यार, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल करो, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स की थ्योरी पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, उसमें कुछ नया आपको कॉन्सेप्ट दिख रहा है, नया फॉर्मूला दिख रहा है, वो अप्लाई करना सीखो, और इसी तरीके से आप फॉर्मूलेज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहो, राइट। फिर उसके बाद अप्रोच आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो अब ध्यान रहे, आपको सारे केमिस्ट्री फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की तीनों एक एक अलग नोटबुक बनानी है। फिजिकल में आपको सिर्फ फॉर्मूलेज लिख के रखने हैं, राइट। फिर अगली नोटबुक बनेगी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप हैंडमेड जो ट्रेंड्स बनाते हैं। खैर आजकल आप सब लोग बनाते ही होंगे, है ना, हमारे टाइम पे इतना गाइडेंस अवेलेबल नहीं रहता था। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो है एज मच एज यू कैन मेक अ कॉपी, रिमेंबर ऑल द ट्रेंड्स कहाँ से बनाने हैं, कोई कोचिंग की हैवी मॉड्यूल से नहीं। ईच एंड एवरी लाइन आपको एनसीईआरटी की पढ़नी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और बहुत अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती हैं, उसको अलग अलग तरीके से ही याद रखना है और याद करते जाना है। ट्रेंड्स पे देखो, जो भी ट्रेंड्स हैं, एस पी ब्लॉक वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके ट्रेंड्स को आप अगेन जैसे मैंने कहा दीवार पर चिपका लो, जो स्टैंडर्ड ब्रश करते समय देखना, और ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, राइट। फिर उसके बाद बात होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक में और डिटेल्स में बताना चाहूँगा आपको, लेकिन अगले वीडियो में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़रूर ये चीज़ है कि यू नीड द बेस्ट मेंटर, राइट। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी कि मेरे प्रिपरेशन के टाइम में मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सही से जो मेरे टीचर थे उनसे नहीं बन पा रहा था। बट एट द एंड व्हेन आई फाउंड द राइट मेंटर, मैंने डाउट्स पूछे, तो इट मेड अ ड्रास्टिक चेंज इन माई प्रेपरेशन, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जैसे मैंने सिर्फ आखिरी के 3 महीने केमिस्ट्री पढ़ी थी मेरी 12th के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज उसके पहले मैं बहुत परेशान था, तो भी मेरा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि बेस्ट मेंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ऑर्गेनिक में इतने ट्रिक्स हैं ना कि आप मतलब देख के परेशान हो जाओगे कि आप एक क्वेश्चन आपको समझ में भी नहीं आ रहा है और सामने वाला उसको देखते से आंसर बता देगा, राइट, इवन विदाउट ऑप्शंस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू हैव बेस्ट मेंटर। तो उसकी आप सर्च जारी रखिए, आजकल ऑनलाइन भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स है, यू कैन डिस्कवर ओवर देयर। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 11th की होती है, वो सबसे एक कोर है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का।
यदि आपको वो चीज़ बनती है तो आपकी जो नीट है उसमें भी आप देखोगे क्वेश्चन ना एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी और इन चीज़ों पे ज़्यादा बायस्ड रहते हैं, है ना। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी मैकेनिज्म आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, जो भी नेम्ड रिएक्शन दिए, कोई सी भी नेम्ड रिएक्शन दी हो, एक लिस्ट बनाओ, 10-12 जितनी भी रिएक्शंस निकले उन सब के मैकेनिज्म्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए। दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन, दिस इज़ मस्ट, राइट। अगर ऑर्गेनिक में कुछ भी एक क्वेश्चन भी टफ आता है तो वो आप तभी हिला सकते हो जब आप उस चीज़ को अच्छे से करते हो, राइट। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एट दी एंड अब हम बात करेंगे कुछ गोल्डन रूल्स की, राइट। तो गोल्डन रूल्स के लिए क्या है कि आपको पूरी एंटायर केमिस्ट्री में एटलीस्ट इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी को ट्वाइस थ्राइस रीड करना है। थ्योरी मैटर 10 बुक से पढ़ने की जगह आप एमसीक्यू जरूर 10 बुक से करो, कोई मना नहीं कर रहा है। एमसीक्यू आपको पहले एनसीईआरटी के सॉल्ट एग्जांपल्स करने हैं, आपको एग्जाम्पलर एनसीईआरटी करनी है, फिर आपके कोचिंग के जो भी मॉड्यूल्स हैं उनको सॉल्व करो। और जो बुक्स हैं उसका मैं अलग से बता दूंगा, कुछ एमसीक्यू बुक्स आजकल तो अब किसकी आती मुझे भी पता करना पड़ेगा। मेरे टाइम पे एमटीजी की एमसीक्यू बुक्स हम करते थे, राइट। तो ये चीज़ है आजकल की आपके लेवल पे। मुझे नहीं लगता जो हमारे टाइम में हिमांशु पांडे और ये सब ओपी टंडन करते थे, आज के टाइम पे एनसीईआरटी बेस्ड होते जा रहा है पेपर और स्कोरिंग ज़्यादा हो रही है, मार्जिन ऑफ द एरर कम है ना। तो आपको वो चीज़ उधर ध्यान देना चाहिए, क्वेश्चंस ज़्यादा बनाओ, इजी क्वेश्चंस बनाओ, राइट। देन बोनस पॉइंट्स और क्या है कि एनसीईआरटी जो है आप तभी पूरी अच्छे से पढ़ सकते हो जब आप उसको थॉरली 11th क्लास से स्टार्ट कर दो। आप ये मत सोचो कि पूरा 11th आपको समझ में नहीं आया, आपने छोड़ दी और 12th में आके आप 11th की भी पढ़ोगे, नहीं ये नहीं हो पाएगा, है ना बॉस। तो आपको 11th से ही थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ते जाओ और एनसीईआरटी को एक बाइबल के जैसे आपको अच्छे से पढ़ना है उसको। फिर उसके बाद अगर आप कोई भी चैप्टर कोई टॉपिक पढ़ते हो तो पहले एमसीक्यू तभी के तभी करो, छोड़ो मत उसको। कि अभी क्या होता है ना कि आप जब एक कंसेप्ट बना रहे होते हो, राइट, अब आप इस कंसेप्ट को कितना स्ट्रॉन्ग कर लोगे ताकि वो रिवाइज करते टाइम कम टाइम लगे, ठीक है। बट आपने क्या करा, एक कंसेप्ट बनाया, एक कंसेप्ट बनाया, एक कंसेप्ट बनाया, आप कंसेप्ट बनाते चले पर आपने प्रैक्टिस करी नहीं, तो आपका वो कंसेप्ट वहाँ स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, तो आपको रिवाइज करते टाइम फिर से काफ़ी टाइम लगेगा और उसके बाद आपसे क्वेश्चंस फिर से नहीं बनेंगे, राइट। तो इसके कारण आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो वो कहते हैं ना कि जब एक काम कर रहे हो तो उसको ख़त्म करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये गोल्डन पॉइंट है जो शायद आप नहीं समझते हो, काफ़ी लेट समझते हो जब तक देर हो जाती है। अगर एक टॉपिक करा है तो उसके एमसीक्यू उसी टाइम करना है बिफोर स्टार्टिंग अनदर टॉपिक, ठीक है। क्यों क्यों इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ, क्योंकि अगेन नीट पेपर में आप देखोगे तो 60% क्वेश्चन ईजी हैं, 20 मॉडरेटिव, बस 10% हार्ड है। 10% हार्ड मतलब 45 का 4.5 5 क्वेश्चन, ठीक है। गिरी से गिरी हालत में 40 क्वेश्चन आप सही बना सकते हो, थोड़ी मेहनत से वो 5 क्वेश्चन भी सही बन जाएंगे। 40 भी बन गए, आपका अच्छा कॉलेज निश्चिंत हो जाएगा, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अप्रोच कैसे करना है ना। तो दिस इज़ की पॉइंट। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अगर आप जैसे 3 से 4 घंटा किसी दिन केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप रिवाइज कर रहे हो, 12th में हो जो भी है, तो आप उसको एक जैसा मोनोटोनस मत करो कि आप एक ही चैप्टर पढ़े जा रहे हो, 4 घंटे हो गए, है ना। थोड़ा थोड़ा उसको डिवाइड करो कि जो न्यू टॉपिक मेरे को पढ़ना है उसको मैं पढ़ के उसके क्वेश्चन करूँगा, है ना। जैसे आपने क्या करा, इसको आप 2:1:1 में बांटो, मतलब लर्न करो नया टॉपिक 2 घंटे में, 1 घंटा उसकी प्रैक्टिस करो और 1 घंटे में पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करो। तो इससे क्या रहेगा, एक दिमाग थोड़ा चलता फिरता रहेगा कि अरे वाह यहाँ भी दिमाग लग रहा है, वहाँ भी दिमाग लग रहा है। बिकॉज अल्टीमेटली नीट में ऐसा तो होगा नहीं कि भाई आपको सिर्फ फिजिकल के एक साथ 10 क्वेश्चन दिख गए, एक साथ 10 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के दिख गए, वो तो वहाँ कहीं पे भी चला आएगा, है ना। तो ये इंटीग्रिटी सिर्फ टेस्ट देने से नहीं आती, आपके पढ़ाई के तरीकों से भी आती है, राइट। फिर आपको कम से कम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जब आप क्लास 12th में आ जाते हो, या क्लास 11 में जब आपका एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पोर्शन खत्म हो गया, आप उठाओ एमसीक्यू लगाओ, एमसीक्यू लगाओ, राइट। फिर उसके बाद न्यू टॉपिक्स जो क्वेश्चंस में से आते हैं, जो क्वेश्चन में है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है या कंसेप्ट नया है, तो उसको लर्न करो, उसको कहीं लिख के रखो कि ये क्वेश्चन अच्छा है, मेरे को इसको बाद में लुक ओवर करना है। और जितना आप पुराना रिवाइज करोगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कीप लर्निंग द न्यू कंसेप्ट। बिकॉज उससे क्या होगा कि अधूरा अधूरा सब रह जाएगा, पूरा में ना हो पाया, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। फिर कुछ बोनस पॉइंट्स क्या हैं कि आपको पहले ये सब चीज़ें फॉलो करने में बहुत डिफिकल्टी रहेगी, डिस्ट्रैक्टेड लगेगा, क्योंकि माइंड हमेशा चेंज नहीं चाहता है, ठीक है। माइंड चाहता है कि अरे अच्छा भला चल तो रहा है, एक केमिस्ट्री तो है जो मैं थोड़ा ढंग से पढ़ रहा हूँ, बायो तो चलो पढ़ ही लेते हैं, फिजिक्स बन नहीं रही है, तो तुम शांति रखो, इतनी सारी चीज़ें नहीं अप्लाई करना। बट दिस विल बी जस्ट मोमेंटरी, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपके लिए ये काम ईजी हो जाएगा। एंड एट द एंड द कंक्लूजन इज कि स्टे कंसिस्टेंट,
स्टडी वेल एवरी डे, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, ठीक है। बिना पानी पिए दिन भर बैठोगे तो बॉस दिमाग नहीं चलेगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहना है, और जो भी मैंने टिप्स कही ये आपको अच्छे से याद रखना है, समझना है, फॉलो करना है। और भी कंटेंट आएगा तो वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो। बायोलॉजी में पढ़ा भी रहा हूँ आपको। और प्लीज़ अपने दोस्तों को बताओ यार, मेरा अभी MBBS का क्राउड है, सो आई डोंट हैव मच टाइम फॉर प्रमोशन, तो आपको इसे दूसरे बच्चों तक पहुंचाना है, राइट। सो और इसकी जो समरी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, या आई विल पोस्ट अ PDF, ठीक है। तो ये इंस्टाग्राम है, ये टेलीग्राम है, और ये यूट्यूब है, आपको इसको सब्सक्राइब करना है। और एट दी एंड कोई भी गाइडेंस ले लो, किसी से भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एट दी एंड अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर nothing can be changed, right? So to be honest, keep persistent efforts and keep learning. Thank you so much. और क्या टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कर दो, so I will look through it. Thank you guys, stay safe and keep learning.